everyone. Welcome to the Biology Sensei classes. और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर नर्वस सिस्टम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये 2010 आईसीएससी 2015 और 2020 में आ चुका है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में भी आएगा। चलिए अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। उससे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना है और पूरे नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो न्यूरॉन ही परफॉर्म कर रहा है। अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन एंडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी की। अब जो सेल बॉडी होती है वो 4 to 25 माइक्रोन या माइक्रोमीटर की होती है। सेल बॉडी एक मेन सेल है जिससे कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकलते हैं, उनको सेल प्रोसेसेस कहते हैं। तो ये है सेल बॉडी। उससे 2 सेल प्रोसेसेस निकलते हैं, एक सेल प्रोसेस को हम डेंड्राइट्स कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं एक्सॉन। अब सेल बॉडी तो मतलब हो गया सेल की बॉडी, उसको हम पेरिकैरियोन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पेरी मतलब पेरीफेरी और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब सेल बॉडी ने न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरा हुआ है और न्यूक्लियस सेंटर में लोकेट है और उसके चारों तरफ सेल बॉडी ने उसको घेरा हुआ है, इसलिए उसको पेरिकैरियोन कह रहे हैं। उसको सोमा और साइटोन भी कहते हैं। चलिए, तो अब हम सेल बॉडी के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब सेल बॉडी का काम क्या होता है? सेल बॉडी या साइटोन, इसके पास एक खास एबिलिटी होती है। जो न्यूरॉन है उसके पास एक खास एबिलिटी रहती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकता है और उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो साइटोन का काम होता है स्टिमुलाई को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करना, या उसका काम होता है जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, अब ये स्टिमुलाई क्या होती है? स्टिमुलाई कोई भी चेंज जो एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो सफिशिएंट इनफ है नर्व इंपल्स बनाने के लिए। जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपने हॉट पैन को छू लिया, या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया या पीएच बढ़ गया, ये सारी चेंजेस। तो स्टिमुलाई है चेंज इन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट which is sufficient enough to initiate the nerve impulse। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि सेल बॉडी का काम है नर्व इंपल्स को जनरेट करना। अब सेल बॉडी एक सेल है, तो सेल के पास क्या रहता है? सेल के पास रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा इस सेल के पास क्या है? देखो, साइटोन तो हर न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा ही होगा। अब सेल प्रोसेस हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, पर सेल बॉडी तो जरूर होगी क्योंकि ये मेन एलिमेंट है। अब सेल बॉडी में न्यूक्लियस है और कुछ सेल ऑर्गेनेली है। सेल बॉडी में 3 मेन ऑर्गेनेली पाई जाती हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटोन में क्यों पाया जा रहा है? अब साइटोन का काम है नर्व इंपल्स जनरेशन। अगर नर्व इंपल्स जनरेट करनी है तो एनर्जी भी तो चाहिए उस प्रोसेस के लिए, तो वो एनर्जी कहां से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। दूसरी ऑर्गेनेली इसके पास रहती है गोल्जी बॉडी, जिसका काम होता है पैकेजिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो साइटोन में प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं निसेल्स ग्रैन्युल्स। अभी निसेल ग्रैन्युल्स क्या होते हैं? ये निसेल ग्रैन्युल होते हैं प्रोमिनेंट क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, यानी कि ये होते हैं RER प्लस फ्री राइबोसोम का क्लस्टर। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटीन को बनाना। ठीक है जी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो निसेल ग्रैन्युल्स है ये साइटोन में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, पर ये एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब एक्सॉन साइटोन पे डिपेंड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि एक्सॉन के पास तो निसेल ग्रैन्युल्स है ही नहीं, तो यानी कि वो प्रोटीन बना ही नहीं सकता, इसलिए वो साइटोन पे डिपेंड है वो अपने प्रोटीन बनवाने के लिए। अब जो भी इस सेल के अंदर प्लाज्म पाया जाता है या फ्लूइड कंपोनेंट पाया जाता है साइटोन के अंदर,
या सेल बॉडी के अंदर, उसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूरॉन के जो साइटोन है उसके अंदर जो पाया जाता है उसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द साइटोन। और इसी फ्लूइड के अंदर सारी ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और आपका निसल ग्रैन्युल्स। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं जो सुसाइडल बैग होते हैं, जिनका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनली। अगर कोई ऑर्गेनली खराब हो जाती है तो उसको क्या कर लेते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहां पे डेंड्राइट्स। मैंने बताया था साइटोन से सेल प्रोसेसेस निकलते हैं, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, डेंड्रोन। डेंड्रोन का मतलब होता है ब्रांच, ट्री की ब्रांच या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, किसी भी ब्रांच को डेंड्रोन कह देते हैं। तो ये क्या है, आपके डेंड्रोन्स हैं। अब जो डेंड्रोन्स है वो फर्दर डिवाइड करके और स्मॉलर ब्रांचेस बनाते हैं, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अब डेंड्राइट्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होते हैं शॉर्ट, टैपरिंग, हाईली ब्रांच्ड और न्यूमरस। ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी बताता हूं। हर स्ट्रक्चर फंक्शन से रिलेटेड होता है, ये तो क्लास 9th की आईसीएससी की बुक में आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था। तो डेंड्राइट्स में क्या होता है, डेंड्राइट्स आर रिसीविंग एंड द इनपुट पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन। रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन का मतलब कि बाहर जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा वो उसे डिटेक्ट करेंगे। यानी कि डेंड्राइट्स का काम क्या है कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना और उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देना। और इन सब के लिए एनर्जी कहां से आ रही है उनके पास, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया से, जो साइटोन में प्रेजेंट है। तो डेंड्राइट्स क्या है, इनपुट और रिसीविंग पोर्शन, जिनका काम है इंपल्स को जनरेट करना, ठीक है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना। ठीक है, तो ये शॉर्ट और न्यूमरस और टैपरिंग क्यों है, देखिए ये न्यूमरस इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंपल्स को क्या कर सके, जनरेट कर सके। ये शॉर्ट इसलिए क्योंकि इनका काम नव इंपल्स जनरेशन है, कंडक्शन नहीं। इनको नव इंपल्स जनरेट करनी है बस, इन्हें नव इंपल्स को आगे पहुंचाना नहीं है। नव इंपल्स का कंडक्शन का काम होता है एक्सोन, इसलिए एक्सोन लॉन्ग होता है और डेंड्राइट शॉर्ट्स होते हैं। क्योंकि शॉर्ट होते हैं क्योंकि उनको केवल जनरेट करना है नव इंपल्स, कंडक्ट नहीं करना। दूसरे न्यूमरस होते हैं, न्यूमरस क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे उतनी आसानी से उतने ज्यादा ये नव इंपल्स जनरेट कर पाएंगे, ठीक है, उतनी आसानी से स्टिमुलाई डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे डेंड्राइट्स इतने न्यूमरस और शॉर्ट इसलिए होते हैं ताकि ये आसानी से क्या कर सके, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके उसको नव इंपल्स में कन्वर्ट कर सके। और ये ब्रांच्ड भी होते हैं ताकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ये आसानी से नव इंपल्स या स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सके। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। डेंड्राइट के सरफेस पे रिसेप्टर बैठे होते हैं। इन रिसेप्टर का काम क्या होता है, अभी बताया था। रिसेप्टर का काम होता है स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना और उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है जी, तो ये रिसेप्टर जैसे ही कोई चेंज होता है एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट में या कोई भी स्टिमुलाई आती है तो ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। उस केमिकल रिएक्शन से ये नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट्स ने सारी नर्व इंपल्स को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। अब ये सारी नर्व इंपल्स डेंड्राइट जनरेट कर रही है क्योंकि ये शॉर्ट है, टैपरिंग है, हाईली ब्रांच्ड और न्यूमरस है। तो यहां से सारी नर्व इंपल्स जनरेट होके एक पॉइंट पे आती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक एक पॉइंट है जहां पे समेशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है, यानी कि यहां पे सारी की सारी नर्व इंपल्स आती हैं। अच्छा, अगर एक्सॉन हिलॉक पे सारी की सारी नर्व इंपल्स आती हैं तो इसका कुछ काम भी तो होना चाहिए। इसका केवल एक ही काम है कि सारी नर्व इंपल्स आ रही हैं और ये सेल बॉडी और एक्सॉन को ज्वाइन कर रहा है। जो एक्सॉन होता है वो सेल बॉडी से ज्वाइन होता है बाय कोन शेप एलिवेशन, और दिस कोन शेप एलिवेशन को ही हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक क्या होती है आपकी, कोन शेप एलिवेशन। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब यहां से सारी नर्व इंपल्स कहां जा रही है, एक्सॉन में। अब हम एक्सॉन को पढ़ते हैं। एक्सॉन की बात करें, ये लॉन्ग होता है क्योंकि इसका काम नर्व इंपल्स जनरेशन नहीं है। नर्व इंपल्स जनरेशन तो किसने कर दी, साइटोन ने। इसका काम है नर्व इंपल्स कंडक्शन, और अगर इसे नर्व इंपल्स कंडक्शन करना है तो इसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए ताकि ये ज्यादा डिस्टेंस तक नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर पाए। तो इसलिए ये लॉन्ग होता है।
कितना बड़ा होता है ये? फ्यू मिलीमीटर से सेवरल मीटर लॉन्ग होता है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। ये थिन होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल। क्योंकि अगर एक ही नव इम्पल्स को अगर आपको कंडक्ट करना है तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक ही सिंगल एक्सोन है, कई सारे एक्सोन नहीं है एक न्यूरॉन में। वाइल डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि उन्हें नव इम्पल्स को डिटेक्ट भी करना और नव इम्पल्स को जनरेट भी करना है और स्टिमुलाई को डिटेक्ट भी करना है, पर इसको केवल कंडक्ट करना है, इसलिए ये लॉन्ग, थिन, सिलेंड्रिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सिंगल है। सिमिलरली यहां पे एक्सोन में भी कुछ सेल ऑर्गेनेली होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, साइटोन में तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रही थी? नव इम्पल्स को जनरेट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी। यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रही है? यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया किसमें हेल्प करेंगी भाई? अगर नव इम्पल्स को कंडक्ट करना है, प्रोपेगेट करना है, आगे ट्रेवल कराना है, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी ऑर्गेनली होती है इनके पास न्यूरोफिब्रिल्स। तो आप यहां पे देख सकते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। ये न्यूरोफिब्रिल्स, इनमें कुछ फाइबर्स रहते हैं, सेल्स रहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये सेल साइटोन में भी पाए जाते हैं और एक्सोन में भी पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई। तीसरी चीज जो होती है ऑर्गेनली इनके पास होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का काम होता है, न्यूरोट्यूब्यूल का काम होता है इनकी शेप को, न्यूरॉन की शेप को मेंटेन करके रखना। ठीक है, अब जो ये एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी पे क्या होता है? नर्व इम्पल्स का कंडक्शन। तो अभी ये सब आप भूल जाइए, आप बस कंसिडर करिए एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं। जहां पे भी लेमा आ जाता है उसका मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो एक्सोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन, और यहां पे क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है। ठीक है, पर अगर यहां पे खाली एक्सोलेमा रहे और उसी पे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो, तो जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स है वो बहुत स्लो होगी। और जिसके पास खाली एक्सोन लिमा रहता है और माइलिन शीथ नहीं रहती, उनको नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन क्या रहता है? बहुत स्लो। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं, नर्व इम्पल्स की स्पीड 0.5 से 130 मीटर पर सेकेंड वेरी करती है। एंड अकॉर्डिंग टू सेलिना, जो मैक्सिमम नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए क्या करा गया कि इनके चारों तरफ हमने एक इंसुलेटेड शीट लगा दी। वो इंसुलेटेड शीट को हम कह रहे हैं माइलिन शीट या मेडुलरी शीट। ध्यान से सुनिएगा, माइलिन शीट और मेडुलरी शीट एक इंसुलेटेड शीट है, जो कि एक मल्टी लेयर्ड लिपिड प्रोटीन कवरिंग है। लिपिड का मतलब फैट, मल्टी लेयर्ड लिपिड प्रोटीन कवरिंग है, जिसका काम क्या है? इंसुलेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि ये नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को बहुत फास्ट कर देती है। ऐसा समझिए, जितनी माइलिन शीट थिक होगी उतना फास्ट कंडक्शन होगा। तो माइलिन शीट या मेडुलरी शीट का काम है, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ नर्व कंडक्शन। तो ये माइलिन शीट जो कि मल्टी लेयर्ड लिपिड प्रोटीन कवरिंग है, इसे बनाता कौन है? इसे दो तरीके के सेल बनाते हैं, पर इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो ये माइलिन शीट बना रहा है वो बना रहे हैं स्वान सेल। अब स्वान सेल क्या होते हैं? ये देखिए, मान लीजिए हम इसके क्रॉस सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। हम इस न्यूरॉन को, एक्सोन को ऐसे काटेंगे और उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो ये रहा एक्सोन। एक्सोन के चारों तरफ स्वान सेल रैप करता है। ये रहा, ये स्वान सेल एक्सोन के चारों तरफ क्या कर रहा है? मल्टीपल टाइम्स रैप करता है। तो रैप करने के बाद ये जो इतनी थिक लेयर बनती है इनसाइड वाली, उसको कहते हैं माइलिन शीट। पर जो स्वान सेल का न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, वो आउटर मोस्ट लेयर बनाता है, उसको हम कहते हैं न्यूरिलेमा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ईच स्वान सेल रैप अराउंड द एक्सोन मल्टीपल टाइम, forming the several layers, but the outermost layer in which the swan cell nucleus is present is known as neurilemma, and the inside layer या inside thickening is known as myelin sheath। दोबारा समझाता हूं कि एक्सोन के चारों तरफ स्वान सेल रैप कर रहा है, तो फिर उसके चारों तरफ रैप करने के बाद वो बहुत थिक लेयर बना लेता है इनसाइड। उस थिक लेयर को कहते हैं माइलिन शीथ। कितनी लेयर होती है? कम से कम 100 लेयर।
100 बार ये इसके चारों तरफ रैप करता है और माइलिन शीट। पर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें स्वान सेल का न्यूक्लियस होता है, और जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या देते हैं, न्यूरिलेमा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है ये है माइलिन शीट, ठीक है। ये क्या है, 100 ऑफ लेयर्स ऑफ स्वान सेल। पर जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगी उसमें स्वान सेल का न्यूक्लियस रहता है, जैसे कि मैंने यहां दिखा रखा है स्वान सेल न्यूक्लियस। तो उस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा। तो व्हाट इज न्यूरिलेमा? न्यूरिलेमा इज द आउटर न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ द स्वान सेल, while the inside foldings of the swan cells form the myelin sheath। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। एक जो आपका वो रहता है स्वान सेल, वो केवल 1 मिलीमीटर ही क्या करता है, एक एक्सोन के को रैप करता है, यानी कि सारा का सारा कितना है, 1 मिलीमीटर। तो एक स्वान सेल 1 मिलीमीटर लेंथ ऑफ एक्सोन को रैप करता है, और केवल एक स्वान सेल एक सेगमेंट को रैप करता है। तो यानी कि जितने ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, एक माइलिन शीट, 2 माइलिन शीट, तो ये एक स्वान सेल, ये 2 स्वान सेल, ये 3 स्वान सेल, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ स्पेस होता है जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है। तो ऐसा स्पेस जिसमें माइलिन शीट एब्सेंट होती है उसको कहते हैं एनओआर। एनओआर की फुल फॉर्म नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है जी। नोड ऑफ रैनवियर ऐसी जगह है जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट रहती है, और यहीं से क्या होती है, नर्व इंपल्स जंप करते करते कंडक्ट होती है, और उसको सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। नर्व इंपल्स ऐसे कंडक्ट होती है, यहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर से जाती है, क्योंकि बाकी सब तो इंसुलेटेड है ना, तो वहां पे जाएगी नहीं। तो इस तरीके से जंपिंग करते करते नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। उसके अलावा आप ध्यान से सुनिए कि मैंने आपको स्वान सेल पढ़ा दिया, ठीक है। अब जो नोड ऑफ रैनवियर रहती है, इसकी जो लेंथ रहती है वो रहती है 2 to 3 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब जो ये एक्सोन है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो एक्सोलेमा कह दिया, पर जो उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है उस फ्लूइड को कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो जो ये फ्लूइड है उसको कह रहे हैं एक्सोप्लाज्म, और इसी एक्सोप्लाज्म में 3 ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल और माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल नहीं होता। अब उनके पास सेंट्रियोल नहीं होता तो न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब जितने न्यूरॉन बर्थ के टाइम पे होते हैं उतने ही न्यूरॉन बाद में भी रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को हम बढ़ा नहीं सकते। तो यानी कि इंटेलिजेंस तो सेम रहनी चाहिए, पर हम उन न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और रिसर्च में पाया गया हम अपनी इंटेलिजेंस को भी प्रैक्टिस कर करके बढ़ा सकते हैं। पर ये आपको बात याद रखनी है कि न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल नहीं है, इसलिए वो डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए आप सेल साइकिल में पढ़ेंगे वो जी नोट फेज में चला जाता है, ठीक है, G1 से वो एस फेज में नहीं जाता, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अब हम आ जाते हैं एक्सोन एंडिंग पे। एक्सोन एंडिंग को एक्सोन टर्मिनल या टीलोडेंड्रिया भी कहते हैं। अब जो एक्सोन एंडिंग होती है इनके आप ध्यान से टर्मिनल्स देखिए, ठीक है। इन टर्मिनल्स पे आपको बटन शेप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इन बटन शेप स्ट्रक्चर को साइनेप्टिक नोब कहते हैं। अगर मैं एक साइनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारी साइनेप्टिक वेसिकल्स रहती है, ठीक है। अगर इसमें साइनेप्टिक नोब को जूम करूं तो मान लीजिए साइनेप्टिक नोब है, इसके अंदर बहुत सारी साइनेप्टिक वेसिकल है। उन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर एक केमिकल भरा रहता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। क्या भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का क्या फंक्शन होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल ट्रांसमिट करना। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आई होगी आपको, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया एक्सोन का काम होता है कंडक्शन। ध्यान सुनिए, एक्सोन के पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, यानी कि वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोफिब्रिल्स। पर एक्सोन एंडिंग पे वो किसमें टर्मिनेट हो जाता है, साइनेप्टिक नोब में। जिन साइनेप्टिक वेसिकल में क्या भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर। नाम से ही पता चल रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करना। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन आता है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं और जो इसका एक्सोन एंडिंग होते हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे
तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स और नर्व इंपल्स ट्रेवल कैसे करेगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में? तो वो ट्रेवल नहीं कर सकती। इसलिए जैसे ही नर्व इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल्स पे आती है तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये साइनेप्टिक नोड से निकल जाती है और क्या सिक्रिएट करती है? न्यूरो ट्रांसमीटर। ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसका जो एक्सोन एंडिंग है और जो सेकंड न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, उनके बीच में गैप होता है। सो द गैप बिटवीन एक्सोन एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द सेकंड न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट और साइनेप्स। इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्स कहते हैं, जो इन दोनों के बीच में गैप होता है। इस गैप में नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो जैसे ही सिग्नल यहां पर आएगा ये वेसाइकल रिलीज हो जाएंगे साइनेप्टिक नोड से और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। और ये न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड करेंगे? रिसेप्टर से। ठीक है जी। और वो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है? डेंड्राइट्स पे। मैंने अभी बताया था डेंड्राइट्स की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करके अगेन क्या जनरेट करेंगे? नर्व इंपल्स। तो ये प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, नर्व इंपल्स जनरेट करेगा, एक्सोन नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेगा, फिर वापस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, वो डेंड्राइट्स के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, दोबारा नर्व इंपल्स जनरेट होंगे। ये प्रोसेस होता ही रहेगा। तो इस तरीके से नर्व इंपल्स आगे कंडक्ट हो रही है। तो होप सो आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।